चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमांशु पांडे, हाइड्रोकार्बन। तो आर्यन, स्क्रीन शेयर कर सकते हो? यस सर। कर दो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 में 1 से लेकर 10 तक बताइए जो भी डाउट हो। सर क्वेश्चन नंबर 2, सर इसका ए ऑप्शन आ रहा है, पीछे बी ऑप्शन दिया हुआ है पर। ठीक है, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ना, ए हाँ आ जी रहा है लेकिन बी दिया हुआ है, ये डाउट है ना आपका? हाँ जी सर। विच इज मोस्ट इजीली, इसको जरा आर्यन वही सब कर दो, क्रॉप वगैरह। पॉसिबल होगा इसमें या नहीं? नहीं हो पाएगा। आर्यन कर सकते हो क्या क्रॉप वगैरह? सर दिख रहा आपको? मैंने कर दिया क्रॉप। कर दिया है तुमने क्रॉप? सर आपको दिख रहा है? मैंने वन नोट खोला हुआ है। हाँ, नहीं मुझे तो वही पीडीएफ दिख रही है जो पहले शेयर की हुई थी। एक सर सेकंड सर। कर्सर भी नहीं हिला। हाँ, वो जो तुमने खोला है ना, उसको तुमने शायद वो स्क्रीन शेयरिंग में नहीं किया है अभी। अब ठीक है। हाँ जी, तो इसमें विच इज मोस्ट इजीली डीहाइड्रोहेलोजनेटेड। सबसे पहले तो ईशान ये बताइए कि डीहाइड्रोहेलोजनेटेड का मतलब क्या है? सर क्लोरीन और हाइड्रोजन किसमें से आसानी से निकल जाएगा। हाँ जी, तो आप क्या कह रहे थे, क्या आंसर दिया है और क्या होना चाहिए? सर पीछे सेकंड दिया, सेकंड में क्रॉस कंजुगेशन होगी, फर्स्ट वाले में एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगी, इसलिए फर्स्ट होना चाहिए था सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ऑल विद सेम केस, नहीं ऑल विद सेम तो नहीं है। ऑल विद सेम ईज है, ये ईज लिखा हुआ है, केस नहीं है। डी ऑप्शन तो नहीं होगा। फर्स्ट से और थर्ड। सेकंड बी ऑप्शन। एक मिनट, देखिए होगा क्या डिहाइड्रोहेलोजनेशन में, होता क्या है आपके पास में। एच अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ E2 एलिमिनेशन से, इजीली डिहाइड्रोजनेटेड। बात तो सही है, फर्स्ट ही लग रहा है ज्यादा तो, लेकिन अगर सेकंड दिया है तो क्या कारण हो सकता है? माइनस एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी है, सही है बिल्कुल। माइनस प्लस, नहीं इसका फर्स्ट ही आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए इसका। थैंक यू सर। सर इन जनरल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्लोरीन के बगल वाला हाइड्रोजन ही क्लोरीन के बगल में जो कार्बन होता है हाँ जी, वो वाला हाइड्रोजन ही हटता है ना। इन जनरल वो तब जब आप एल्कोहलिक क्यूएच वगैरह से करवाते हो ना, क्योंकि ओके उसमें सर। E2 मैकेनिज्म होती है। लेकिन अब इसमें ऐसा तो मेंशन किया नहीं है, तो वो E1 से भी करवा सकता है। जब E1 से करवाएगा तो फिर सेकंड में भी हो सकता है। मतलब आप अगर ये कहना चाह रहे हो कि सर बस केवल फर्स्ट में होगा, सेकंड में तो होगा ही नहीं, तो फिर इतना सोचने की जरूरत है, तो वैसा नहीं है। ठीक है, ओके सर। होगा दोनों में।
और अगर साफ साफ E2 लिख देता तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता, तब हम केवल फर्स्ट को ही कर देते टिक। इस केस में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में ही होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों में होगा, दोनों में प्रोडक्ट भी इवन सेम बनेगा, लेकिन इसने मोस्ट इजीली पूछा है तो उस हिसाब से फिर इजीली फर्स्ट ही ज्यादा लग रहा है। ओके सर। नेक्स्ट, हाँ जी 1 से 10 तक। सर पीडीएफ दिख रही है? हाँ दिख रही है, 1 से 10 तक बताइए जी। सर फिफ्थ। फोर्थ। फोर्थ, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। क्या करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4? एल्कीन है और उस एल्कीन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने लिया है, तो ऐसा है ये कि यार एक नहीं, ए का ऑप्शन नहीं है इसमें, एडिशन का ऑप्शन नहीं है। मतलब कैसे होगी वो पहले समझो, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा आपको। तो जो 2 मोल है ना उनमें से 1 मोल तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करेगा, मतलब एक H+ आएगा और जो डबल बॉन्ड है उनमें से किसी एक कार्बन पे लग के दूसरे कार्बन पे प्लस जनरेट करवा देगा, ठीक है। यस सर। अच्छा ये तुमने पूरा लिखा हुआ है? ये तुम्हारे में क्वेश्चन दूसरा है क्या आर्यन? सर ये आगे जाके भी आता है क्वेश्चन से। ओके यस सर, लेवल 2 में भी है सेम। हाँ जी, ये बहुत अच्छे तरीके से इसने सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जिसका भी डाउट था एक बार जरा देख लीजिए, फटाफट समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख लो बिल्कुल सब लिखा हुआ है इसमें। हाँ जी सर। डन, बढ़ जाए आगे। यस सर। चलिए भाई 10 तक और कोई डाउट? सर 5 नहीं हुआ। फिफ्थ नहीं हुआ है, फिफ्थ देख लीजिए। CH3C ठीक है, एक बड़ा सा कंपाउंड है, उसके बाद में NaIO4 ले रखा है और KMnO4 ले रखा है। देखिए तो ऐसा इसमें है, जो OS4 भी लेना पड़ेगा सर, OSO4। सुनो, ये NaIO4 और जो KMnO4 है, अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो इस रिएजेंट का काम लिख लीजिए आप, ताकि आगे से आपको याद रहे। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा देता है। ये सर उसके हिसाब से किया था। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लिख दो, बट ओजोनोलिसिस मत लिखो, क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस तो कुछ और होता है, प्रोडक्ट सेम रहेगा बट वो उसमें ओजोन वगैरह होता है। आप इसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज लिख दीजिए, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो यहाँ पर ये जो आपको जो कंपाउंड लिखा हुआ है, ये पूरा कंपाउंड एक बार लिखिए आर्यन। C सिंगल बॉन्ड C ऊपर C, यही रिएक्टेंट में जो कंपाउंड है। नहीं मत लिखो उतना CH3 वगैरह मत लिखो, बस केवल CC लिख दो। डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड नहीं लगाया तुमने? हाँ हाँ जी, अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको कर दो ब्रेक। नहीं मतलब लिख करके ब्रेक करना है। हाँ अब ब्रेक कर दो उसको, मतलब एक से, हाँ बट हाँ। तो अब इधर वाले जो मामला है उसका करो पहले ऑक्सीडेशन। तो ये तो बन गया आपका एसीटोन। अब ये बताइए एसीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है क्या? नो सर। नहीं होता। अच्छा इधर वाला जो मामला है उसका भी वैसे पहले तो ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, बट एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा COOH आएगा यहाँ पर। हाँ इस वाले कार्बन पे जो आपने CO लगाया है, अच्छा आगे लिख रहे हो उसको, ठीक है, तो पूरा का पूरा COOH हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिए भाई, जिसका भी डाउट है बताइए। आंसर मैच कर गया क्या? आई थिंक बी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी क्या दिया हुआ है? यस सर बी। यस बी। चलिए आगे 10 तक कोई डाउट? 10 तक किसी को कोई भी डाउट? नंदनी, कृति, अग्रति, अग्रमा, नहीं है? नो सर। सुनजीत 20 तक बताइए क्या डाउट है? सर मेरा 12 है। 12 डाउट है, ठीक है भाई, पहले 12 देखेंगे। 12 में क्या कह रहा है, वही कर दो, क्रॉप ड्रॉप कर दो, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दो। सर मुझे जानना था आगे जाके ये रीअरेंजमेंट होके इनोन नहीं बनेगा? रुक जा, पहले क्वेश्चन दिखाओ तो मुझे। हाँ जी, आपने CH3CO- ले लिया है और ये ठीक है, टर्मिनल एल्काइन में से CD बॉन्ड का तो अच्छा वो, हाँ हाँ सही सही तोड़ा है, H ही तोड़ा है।
वो तुमने बस रीजन लिख दिया उसका कि वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद में जो न्यूक्लियोफाइल बना C ट्रिपल बॉन्ड पे माइनस, वो आपने अटैक करवा दिया CH3 CHO पे, और CH3 CHO पे अटैक करवा के ये बना दिया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। इसके बाद में फिर तुम क्या कह रहे हो, ये क्या करवा दिया तुमने? ऐसे थोड़ा होता है इग्नोर, ऐसे थोड़ा होता है टोटोमराइजेशन। सर ये टॉटोमराइजेशन नहीं है। टोटोमराइजेशन करवाया है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो उसी वाले कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था ना जिसपे OH है। ये तो एक छोड़ करके, तो ऐसे कैसे करवा दिया तुमने टोटोमराइजेशन? अच्छा सर। आई बात समझ में? यस सर। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? बी। 20 तक कोई डाउट? ट्वेंटी तक बोलिए, 20 तक किसी को कोई भी डाउट हो? सर 19th याद करना वो है। एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइलिन क्लोरोहाइड्रेट? नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे कैसे याद रखोगे आप? देखो इधर देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्रॉप करो आर्यन। हाँ जी, देखिए ऐसा है, इथाइलिन लिखो, इथाइलिन लिखो, इथाइलिन। नहीं मतलब, अब चलो ठीक है, तुमने तो बना ही दिया, कोई बात नहीं, सही है सही है। हाँ जी ईशान, ये इथीन है, लेकिन इसी को हम इथाइलिन भी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यस सर। कॉमन नेम है ना? तो ऐसे जो बिल्कुल। प्रोपीन है ना, प्रोपीन, यस सर। उसका कॉमन नेम प्रोपाइलिन होता है। बना दीजिए Yes. प्रोपाइलिन। CH3 CH, हाँ बस ठीक है रहने दो, H छोड़ो छोड़ो छोड़ो, H छोड़ो। अब इसमें क्लोरोहाइड्रोन से हेलोहाइड्रिन बनाना है। क्या क्या तरीके होते थे एल्कीन से हेलोहाइड्रिन बनाने के ईशान? सर HBO होता है एक तो। HBO? अरे भैया पानी नहीं जोड़ना है, हेलोहाइड्रिन, हेलोजन और OH जोड़ना है। पानी सर जोड़ने एक का होता है HBO तो। क्या था? क्वेश्चन ऐसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने थे यार, पहले थ्योरी पढ़नी थी अच्छे तरीके से, तब क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सर एक मिनट सोच रहा हूँ सर, एक मिनट याद नहीं आ रहा। 1 मिनट का टाइम दूंगा बस। ठीक है सर, हेलो चलो। हाँ जी, कोई और बताएगा? और कौन बताएगा? अर्नव, अर्नव सिंह बताएगा, अर्नव सिंह। अर्नव आवाज आ रही है मेरी? अर्नव शायद है नहीं ऊपर क्लास में। अर्नव, अर्नव सिंह नहीं है, अर्नव गोयल है। आयुष गुप्ता, हेलोहाइड्रिन बनाने के तरीके। सर हाइड्रोक्सी हैलोजिनेशन कुछ ऐसा था। यार पता है, यहाँ से मुझे है ना ये चीज समझ में आ रही है। मैंने आपको ये बोला था 2 बार पूरा पढ़ लेना, उसके बाद में क्वेश्चन करना। वो पता नहीं पढ़ने वढ़ने वाली चीज तो आपने कितनी सीरियसली ली है, पता ही नहीं है कैसे समझ हेलो रहा हूँ। बनता है। सर पहले तो Cl2 डाल देंगे, फिर पानी डाल देंगे। ठीक है, वेरी गुड, पहला तरीका एकदम परफेक्ट बताया। और बताओ इसके अलावा एक और तरीका बताया उन्होंने। सर और था अपना याद नहीं आ रहा सर अगला। दूसरा है सीधे आप है हाइपोहेलाइट के साथ रिएक्शन करा सकते हो, HOCl के साथ। तो एक्स। सर मैंने यही बोला था अभी कि हाइड्रोक्सी हैलोजन कुछ ऐसा था। वो टर्म आपने सही से नहीं बोला ना फिर उस टाइम पे। यस सर। ठीक है, तो अब इस पे करवाइए भाई आर्यन, ये जो एल्कीन आपने लिख दिया है, इस एल्कीन पर प्रोपीन के साथ एरो लगा दो, और इस एरो
हाँ इसके साथ एरो लगा दो और एरो के ऊपर लिख दो Cl2 और H2O। और ईशान आप बताइए Cl2 और H2O जो है वो Cl कहाँ जुड़ेगा और पानी OH कहाँ जुड़ेगा? सर तो वो प्लस क्लोरीन टर्मिनल वाले पे जुड़ेगा और OH नेगेटिव। सर जो प्लस है कार्बोकैटायन 2 डिग्री स्टेबल होता है इसलिए OH बीच वाले पे आके जुड़ेगा। कार्बोकैटायन बनेगा इसमें? सर CCl4 जब करते थे उस वाले में बनता था theoretical तो देखो ना तो CCl4 वाले में बनता था एडिशन होता था। ना इसमें बनता है ना, तो मतलब मामला जो है ईशान पढ़ाई की नहीं। सर अच्छे से पढ़ा था। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है ईशान इस केस में, है हाँ ना? सर मैंने अभी बोला सर एंटी एडिशन होती है मैंने बोला था। नहीं आपने कार्बोकैटायन बोला है, एंटी तो मैंने सुना हाँ ही नहीं नहीं आपको। सर कार्बोकैटायन के बाद मैंने एंटी वाला बोला था। चलो तो इसमें OH जोड़ दो ऊपर बीच वाले कार्बन पे आयरन, Cl जोड़ दो नीचे। ठीक है, अब उतना एंटी वगैरह तो देखो उसने पूछा नहीं है, अगर वो पूछता तो फिर हम वो चीज भी स्पेसिफाई करते, बट अभी जो पूछा है जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए डी आ गया? यस सर। क्लियर है पूरा? यस सर। ठीक है नेक्स्ट 20 के बाद सर एक से मेरा डाउट था वैसे, कौन सा? एक कॉमन था सर उसमें ना, क्या था कि हमने HBr यूज जब हम करते हैं एल्कीन पे तो मैकेनिज्म एक बार बता दो, मैकेनिज्म पूरी बता दूं तो फिर या ऐसा है, HBr या HX यूज करते हैं तो वो पता नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि clear जो नहीं। H2O2 की प्रेजेंस में जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्यों हो जाता है उसकी मैकेनिज्म पूछना चाहते हो या फिर सिंपल HBr का एडिशन पूछना चाहते सिंपल हो? HBr। सिंपल HBr तो बहुत सिंपल है, लिखो आर्यन। सर मतलब उसमें मतलब मैंने ना शायद से मैं ये गलती कर रहा हूँ कि मैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना रहा था तो कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे थे मेरे बार बार। उसमें नॉन क्लासिकल नहीं बनता, उसमें तो सिंपल क्लासिकल बनेगा, उसमें नॉन क्लासिकल क्यों बनेगा? सर बट लिखो फिर ना मतलब एक मिनट शांति, प्रोडक्ट का चक्कर पड़ रहा है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 देखो, हाँ जी HBr लिखो एरो के ऊपर, HBr में से H प्लस हटा दो, नहीं नहीं HBr लिखो फिर HBr में से एरो लगा करके H प्लस ऊपर कर दो। उधर उस साइड नहीं एल्कीन की साइड करना था। हाँ तो ये जो H प्लस आया वो HBr में से आया तो वो एरो से दिखाओ पहले, HBr और H प्लस दोनों एक एरो लगा दो, HBr से की तरफ टेल और H प्लस की तरफ हेड। हाँ इस HBr में से H प्लस आ गया, अब ये H प्लस आके कहाँ जुड़ जाएगा? टर्मिनल कार्बन पे जोड़ दो, टर्मिनल हाँ जोड़ दो। हाँ अब बना दो, क्या बनेगा आपके पास में CH3 CH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड, हाँ CH प्लस CH3। बीच वाले पे Br आ जाएगा फिर। हाँ, अब इसमें तुम्हारा कौन सा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा था भाई? सर नहीं मतलब ना, एक मिनट आगे क्वेश्चन आएगा सर लेवल 2 में तो फिर वो वहां पे पूछ लूंगा मैं। वहीं पूछ लेते हैं बीच में, फिर ये चीज पूछने की क्या जरूरत थी मतलब? जैसे वो क्लैरिफाई कर रहा था सर, एक दो जगह पे ये तो फिर वन में लगे, भी गलती हो रही थी तो। चलो कोई नहीं नेक्स्ट। हाँ जी सर। हाँ जी 30 तक बताइए, 30 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। एनी डाउट टिल 30? 29 29 ओके 29 पे आ जाते हैं। 27 है मेरा डाउट। 21 बोला, एक मिनट को पहले 21 देखेंगे। इथाइलिन रिएक्ट्स विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, क्रॉप कर दो। हाँ जी एक बार जरा देख लीजिए, मेरा काम बहुत आसान कर रखा है आर्यन ने, मतलब मैं कितना थैंक्स बोलूं आर्यन तुम्हें। हाँ जी जिसका भी डाउट एक बार देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें तो हालांकि पूरी मैकेनिज्म से लिखा हुआ है, आपको वैसे ये डायरेक्टली याद होगा एल्कीन पर OSO4 की रिएक्शन से क्या होता है, ये तो सिन एडिशन होती है। हाइड्रोक्सिलेशन, अल्कोहल सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ईशान हाइड्रोक्सिलेशन के 3 मेथड कौन कौन से होते थे? सर पहले तो बेयर्स रीएजेंट होता था वेरी कोल गुड, दूसरा? AMNO4। सर दूसरा यही होता था क्या कहते हैं इसको
OSO4 और HSO3 NaHO4 इन दोनों में सिन एडिशन होता था, फिर हाँ। NT के लिए होता था पेरोक्साइड प्लस एसिडिक वाटर H3O पॉजिटिव। ठीक है। हाँ जी, ये 21 जिसका भी डाउट था उनका डाउट क्लियर हो गया है। यस सर, आ गया समझ। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला बताइए। सर 27 27 देखो, 27 क्रॉप कर दो। वाओ, देख लीजिए भाई 27 एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो बताइए। इसमें बस थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ आपको। कार्बन के साथ में 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, Br जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड जो है कार्बन Br का ज्यादा आसानी से टूटेगा एज कम्पेयर टू कार्बन C। बाकी आप देख लीजिए। सर इसमें रेजोनेंस क्यों हुई है ये सेकंड स्टेप में? ये डायरेक्टली ये- CCl3 वहां क्यों नहीं ज्वाइन हुआ? ये आगे भी आते हैं सर, 2-3 क्वेश्चन आते ये हाँ जी। सर यही थे डाउट मेरे भी। देखिए इसमें ऐसा है कि जहां ये फ्री रेडिकल बनता है ना आपके पास में, तो इसमें अगर रेजोनेंस हो सकता है, तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना होता है। अब उसमें सवाल आता है कि उनमें से मेजर कौन सा वाला होगा, तो उनमें से जो मोर रिएक्टिव होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब आप ये देख लीजिए, अगर आपके ऑप्शन में दोनों है तब तो आपको ऑब्वियसली देखना पड़ेगा मेजर माइनर वाला केस, और कोई इनमें से एक ही है तो फिर डायरेक्टली उसको टिक किया जा सकता है। तो आपके पास में ये वाला जो फ्री रेडिकल है, जो जिसमें आप रेजोनेंस नहीं करवा रहे हो, ठीक है, और रेजोनेंस करवाने के बाद जो फ्री रेडिकल बना है, उन दोनों में से आप ये देख लीजिए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, मतलब दोनों फॉर्म बनेंगी, दोनों के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा। अगर आपको बताना है तो फिर रिएक्टिव देखना पड़ेगा, स्टेबल नहीं, रिएक्टिव आपको देखना पड़ेगा कौन सा है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सर और मेरे को एक डाउट था, जैसे जो डील जेल्डर होती है वो सिर्फ सिजॉइड में होती है, तो मतलब वो मेरे को मतलब वो सिर्फ डील जेल्डर में होता है ना कि सिजॉइड वाली ही करती है, ट्रांस वाली नहीं करती। हाँ जी। जो ये वाली रिएक्शंस होती हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स वाली, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो दोनों में डिफरेंस है, ये आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है, बाकी कॉन्जुगेटेड आयन की तो और भी रिएक्शन है, हर एक में तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं चलेगी ना। यस सर। सर ये कौन सी होती है डील सेल्डर रिएक्शन? हैं। यस सर, यस सर, ये कौन मैंने सी भी है? नाम नहीं सुना। डील सेल्डर बतानी है, ठीक है, डील सेल्डर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कल मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। सर ये वाली जो होती है रेडिकल वाली, इसमें तो नहीं होता ना कुछ ऐसे नहीं ट्रांसिस ऐसे नहीं दोनों नहीं, में हो जाती है ना? एक्चुअली क्या है ना, उसमें जो आपका पाई बॉन्ड है ना, जब उसमें रेजोनेंस आप करवाओगे तो उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही आएगा, और अभी कभी वो सिस भी है तो वो ट्रांस में आराम से घूम सकता है, मतलब रोटेशन हो सकता है, हाँ जी, वैसा कुछ भी नहीं है। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट डील सेल्डर बताते हैं आपको कल, है ना। सर ये पिछले वाले में रिएक्टिव ज्यादा मेजर क्यों मतलब मेजर जो है वो रिएक्टिव वाला क्यों होगा? स्टेबल वाला नहीं होना चाहिए मेजर? इसमें यार ऐसा है, देखो ये सब कुछ है ना प्रैक्टिकली देखा गया है, इसमें आपको इसमें 1-2 एडिशन का प्रोडक्ट भी बनता है, 1-4 एडिशन का भी प्रोडक्ट बनता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अगर होता है तो जो 1-4 एडिशन का प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा होता है। दिस 1-4 एडिशन इज नॉट माइकल एडिशन। माइकल एडिशन वाला 1-4 कब होता था? वो कीटोन्स में, एल्डिहाइड में होता था। ये वाला आपके पास में दूसरा 1-4 एडिशन है, ये कॉन्जुगेटेड आइन होता है। तो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है तो 1-4 वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है इसमें, ठीक है। यस सर। हाँ जी, 30 तक बताइए, 30 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। Rn 28 पे टिक क्यों नहीं किया हुआ है तुमने? 30 पे भी तुमने टिक नहीं किया हुआ है, क्या मतलब समझा जाए इसका? सर आपने ऑड या इवन करने के लिए नहीं कहा था? अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके 40 तक बताइए जी, 40 तक कोई भी डाउट? 37
सर 35 का बी पार्ट। Yes, Sir, 35. सर वो एरो गलत है 35 के बी पार्ट में पहला। 35. Yes, 35 sir. First arrow. क्रॉप कर दो, 35 क्रॉप कर दो। हाँ जी, 35 आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए, कुछ समझ में आ रहा हो या फिर बताना है क्या करना है। सर 35 के तो वो ऑप्शन आंसर गलत। दिया हुआ है, वो ये option उसमें जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड पोजीशन पे नहीं होना चाहिए था। एक सेकंड, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज, सबसे ज्यादा जो होगा वो इस वाले का होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, मतलब आपके पास में, अच्छा ठीक है मैं समझ गया गलती। जो आपका सेकंड ऑप्शन है उसमें जो फर्स्ट एरो है उसको चेंज कर दीजिए, गलत दिया हुआ है आंसर, मतलब मिस्टेक है थोड़ा सा, शायद इतनी होगी गलती है ना, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, यस सर। करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन करना है। नेक्स्ट अगला क्या है डाउट? 37 सर 37 देखिए, 37 क्या कर रहा है? The following, एक मिनट ऐसे मत करो, हाँ जी, the following two compounds are, the following two compounds, अरे भाई ध्यान से देखो, following two compounds जो हैं, पहले कंपाउंड में मुझे ये बताइए, फर्स्ट कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है देख के। सर 7 7. 7 है सर। 7 सर। 7 है, और दूसरे कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? सर 6 6 है, तो क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा? सर नहीं है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अलग है। तो ये कोई आइसोमर है ही नहीं, गलत है क्वेश्चन, हटा दीजिए क्वेश्चन को। लेकिन अब मैं बताता हूँ इसमें गलती क्या हुई है इससे, है ना, इसकी गलती थोड़ी सी सही कर देते हैं हम। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में दोनों बेंजीन रिंग को आपस में मतलब जिस बॉन्ड से जोड़ा हुआ है ना, वो वाला बॉन्ड बीच में से हटा दीजिए आप। जो दोनों रिंग जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई है वो वाला बॉन्ड हटाइए आप। नहीं 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 नहीं, समझ नहीं रहे हो तो मेरी बात को। सर समझ गए सर। सर वो First, एक ही रिंग होएगी मतलब अल्टीमेटली। हाँ जी हाँ जी, यस सर। हाँ कुछ इस तरीके से है, डबल बॉन्ड लगा दो, बस बीच वाला वो हटा दो बॉन्ड, ठीक है। अब जो फर्स्ट और सेकंड है, अब देखिए, अब आपके पास में सब कुछ मामला अब सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह है नहीं है, बोलो यस सर। है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए दोनों क्या है, तो ध्यान से देखिए, जो आपका सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें ईच एंड एवरी डबल बॉन्ड इज ओनली इन इट्स सिस फॉर्म, बताइए है नहीं है। जबकि इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में कुछ तो आपके पास शायद सिस में है और कुछ ट्रांस में भी है, बताइए है नहीं है, बोलो। यस सर। है सर। तो कौन सा आइसोमर होगा ये? स्ट्रक्चरल आइसोमर। सिमेट्रिकल। एक सेकंड, स्ट्रक्चर कौन बोल रहा है? अच्छा सॉरी सर स्ट्रक्चरल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब आंसर देख पीछे मैच कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली इसका ज्योमेट्रिकल दे रखा होगा, क्योंकि उसने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी थी क्वेश्चन देते टाइम। सर सी ही है। Yes, sir. 36. C के लिए। तो आपको क्वेश्चन Yes, में sir. करेक्शन करना है, गलती है थोड़ी सी हिमांशु पांडे में। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं 40 तक। और कोई डाउट? सर 39 में ये H2 के साथ कैटलिस्ट नहीं लिया। यार ये बताओ, सब ये ऑड वालों ने क्वेश्चन किए हैं क्या? ये इवन वाले किसी ने किए ही नहीं? सर मैंने दोनों करे। 5 से शुरू कर दिया। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर 38 में OSO4 और इस रिएजेंट का आप काम बता दो। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ना, मतलब भाई ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। अभी जो एक क्वेश्चन में बताया था, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भैया, ठीक है। सर 39 में अरे भाई अगर हम क्वेश्चन पूछने के बाद में जब मैं पूछता हूँ, आपको समझ में आ जाए, मैं ठीक है पूछ रहा हूँ, तो कम से कम हाँ तो बोल दिया करो। मेरे को समझ में नहीं आता है कि आपको फिर आया है नहीं आया है, अभी डाउट बचा है क्या है। 38 जिसने भी डाउट पूछा था, मैंने उसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वर्ड यूज किया, फिर मैंने कहा कि ठीक है, हाँ बस ऐसे बता दिया करो आगे से, ठीक है। सर 39 में कोई कुछ पूछ रहा था, बोलिए। सर H2 के साथ अगर हम कैटलिस्ट नहीं लेंगे तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। अरे यार वो अंडरस्टूड है कि मतलब कैटलिस्ट होगा ही,
मतलब अब उसमें कुछ अब कर नहीं सकते, हम दे दिया उसने, अब क्या करें उसका। मतलब क्वेश्चन करने बैठो ना तो क्वेश्चन करने की नियत से बैठा करो ना, सर किया है ये देखो, ऐसे नहीं कि मतलब किया। 40 के बाद में 50 तक बताइए, कोई भी डाउट हो तो 42 में डी ऑप्शन आ रहा है आंसर। यस सर, डी में? आ रहा है। किसमें? सर वो 42 सी और डी 42 अलग अलग। 42। हाँ जी सर। चलिए भाई 42 क्रॉप कर दो। हाँ जी, एन अल्कोहल ए ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स बी। एक अल्कोहल है जिसके डिहाइड्रेशन से बी बनता है, तो क्या बताइए बी आपकी एक एल्कीन होगी या नहीं होगी? यस सर। यस है ना? सर। विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत बढ़िया। अगर तो बी आपको मिल गया सर। एसीटोन और एल्डिहाइड पता चल गए तो सबसे पहले तो आप वो एल्कीन का ही पता कर सकते हो। तो ये एल्कीन बताइए ये वाली हो जाएगी क्या जो जो सी और डी ऑप्शन में है? यस सर। यार यस आर्यन ने तुम्हारे सी और डी ऑप्शन ऊपर नीचे कैसे हैं? सर, सभी में है सर शायद से। यस सर। अच्छा, तो ये जो सी और डी में जो एल्कीन दी हुई है ये है, हमें एक चीज पता चल गई कि ए और बी ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, अब ऐसा है कि ये जो एल्कीन आपके पास में बनी है, क्या ये एल्कीन जो सी ऑप्शन है उस वाले एल्कोहल से बन सकती है क्या कभी डिहाइड्रेशन से? नो सर, नहीं। सर जे वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो ये नहीं बनेगा। तो पता चल गया जिसका भी डाउट है। यस सर। यस सर। ये तो निशान तुमने बता दिया था, इसमें डाउट पूछ क्या रहे थे तुम? तो पीछे आंसर सी दिया हुआ था तो एक बार अरे मैंने इसका कहा सी और डी confirm- का तो चक्कर है, वो तो अब क्या कर सकते हैं, डी ऊपर लिख रखा है सी नीचे लिख है, ये सब मिस्टेक इसमें क्या है, हाँ, छोड़ो yes. तो नजरअंदाज करो। नेक्स्ट नेक्स्ट टिल 50 एनी डाउट? हाँ जी, कोई भी डाउट 50 तक? नंदनी नहीं है कोई डाउट 50 तक? नो सर। 60 तक आ जाइए। कृति डाउट बताइए 60 तक क्या डाउट है? अच्छा 60 नहीं है, ओके। लेवल 2 के शुरू के 10 क्वेश्चन में बताइए कृति क्या डाउट है? सर हाँ, सर बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग पे डिपेंड कैसे करता है? कैसे करता है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग पे कैसे डिपेंड करता है ये समझाते हैं आपको। ठीक है आर्यन, मेरा एक छोटा सा काम करो, 3 एल्केन आप बनाओ। थोड़ा कहीं स्पेस अगर दिख जाए तो। हाँ, एक बनाइए आप एन पेंटेन। ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है उसको एनसीईआरटी ने कैसे समझा रखा है, मैं बस केवल वो चीज आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक अगला बनाइए आप आइसोपेंटेन, और अगला बनाइए आप नियोपेंटेन। ठीक है, अब इसमें आपके पास जैसे जैसे हम एन से आइसो और आइसो से न्यू पे आए हैं, बताइए आपका जो मॉलिक्यूल है वो मोर एंड मोर स्फेरिकल होता गया है नहीं होता गया? मतलब ये वाला लीनियर है, पहला वाला लीनियर टाइप का है ये, यस सर। और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है बताइए वो स्फेरिकल होने लग गया या नहीं होने लग गया? यस सर। ठीक है, तो आपने सरफेस टेंशन वगैरह पढ़ाया है, उसमें आपको पता होगा कि एक गिवन वॉल्यूम के लिए जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, बताओ होता है नहीं होता है? पढ़ा है? यस सर। ठीक है, अब आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जब ये लिक्विड फेज में है, लिक्विड से हमें इसको गैस में भेजना है, तो जो भी अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में उसको ब्रेक करना है। तो ये बताइए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो है नहीं इन सब में। तो यहाँ पर आपके पास में एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है वीक वॉन डर वाल्स फोर्स। ठीक है,
और जो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स होता है, लिखिए आर्यन, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। हाँ जी, तो ये है मेन चीज जो मुझे बतानी थी मेन, कि जो आपके पास में सरफेस एरिया है जितना ज्यादा होगा वॉन्डरवॉल फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। और ये बताइए अगर वॉन्डरवॉल फोर्स उतना ज्यादा हुआ तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट भी फिर उतना ज्यादा हो जाएगा या नहीं हो ज्यादा जाएगा? होएगा। यस सर। इन तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा? फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले का, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा। ज्यादा है, स्फेरिकल का सरफेस एरिया तो कम होता है, नियो वाले का सरफेस एरिया तो कम। ठीक ओके है, सर। यस सर। तो ये जो चीज है आपको कई जगह हेल्प करेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कभी भी जब बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी 10 तक किसी को कोई भी डाउट? सर फोर्थ में डाउट है सर। सर फोर्थ। सर वो क्वेश्चन सर बेसिकली fourth। कहते हैं कि बोर्ड्स रिएक्शन कोलबे, कोरेहाउस और सोडा लाइम में से कौन बेस्ट है एल्केन बनाने के लिए? विच एल्केन? हाँ जी सर। प्रोपेन ना? हाँ जी, प्रोपेन इन स्पेसिफिक फॉर प्रोपेन के लिए तो प्रोपेन अनसिमेट्रिकल एल्केन, एल्केन के लिए तो केवल कोरेहाउस बढ़िया होती है। सर अनसिमेट्रिकल इसलिए इसमें ये होगा। हाँ जी, आप अगर वुड से बनाने का ट्राई करोगे ना पहला ऑप्शन से, तो उसमें प्रोपेन के साथ साथ दो भाई और बनेंगे उसके, कौन कौन? R डॉट R। अच्छा सर वो हम लेंगे इथेन इथेन बन जाएगा और ब्यूटेन बन जाएगा। और ये जो भाई है इनमें इन भाइयों में भाईचारा होता है बहुत भयंकर, इनको अलग नहीं कर पाते हैं फिर हम, तो वो प्रोपेन बन तो जाएगा, फिर फायदा क्या, वो तो अपने भाइयों के साथ है, आना ही नहीं चाहता रहा। कम हो जाएगी। तो ये जब एल्केन पढ़ाया गया था आपको तब बताया गया था कि अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो कोरेहाउस सिंथेसिस। ओके सर। इसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर कोरेहाउस सिंथेसिस से आपको प्रोपेन बनाना है तो R2CuLi में तो कौन सा R लेना पड़ेगा और RX में कौन सा R लेना पड़ेगा? यस सर, वो R डैश वाला छोटा लेना चाहिए, ये लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट, दस्ता कोई डाउट? सर जो 7th क्वेश्चन है सर, अगर हमारे पास आज नो रिएक्शन होता है किसी ऑप्शन में तो सर हम किसको प्रेफर करते हैं? इसमें तो बहुत एंगल स्ट्रेन आ गया आंसर में है, बट होगा जब बॉन्ड बनने वाली बात आएगी तो बॉन्ड बनेगा उसमें। देखो जो गिवन कंडीशंस है ना उसमें अगर आप उस ये जो डी है इसको अगर आप कुछ कंडीशंस दोगे बॉन्ड ब्रेक करने की तो वो तुरंत ब्रेक कर जाएगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक वो ऐसे रहेगा। कुछ आप ऐसा कोई लेके आते हो कोई न्यूक्लियोफाइल कुछ, तो तब वो बॉन्ड टूट सकता है आसानी से, लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो वो ऐसे रहेगा ही रहेगा ना। ये सर हो गया था मेरा क्वेश्चन। नहीं इसमें तो यार तुमने गलत कर रखा है, ये फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बन जाएगा अच्छा, दोनों। नहीं ठीक है, तुमने ऊपर मेजर बना दिया पहले। लिखा हुआ है उसने शायद मेजर। हाँ ना ठीक ठीक, मुझे लगा वो केवल ये नीचे वाला ही तुमने प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, इतनी रामायण लिखने की क्या जरूरत थी यार, बहुत फ्री टाइम है क्या आजकल तुम्हारे पास में? माइनर भी बना रहे हो, मेजर भी बना रहे हो, मतलब तो मन लगा के पढ़ रहे हो आजकल, ऐसा नहीं बस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आजकल? सर पिछले 1-2 दिनों से तो केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अच्छा है, बट ऐसा मत करना, ओवरऑल दिक्कत होगी उससे। चलिए भाई 20 तक कोई डाउट? सर 12th 15 पहले 12 पे आएंगे हम, पहले 12 पे आएंगे। 15 एक सेकंड, पहले 12 देख लेते हैं। which of the following is planar and cannot form conformational isomer? यार इसमें क्या पूछना है, प्रोपेन है क्या? सर 3, 4 और 5 कार्बन वाली रिंग्स प्लेनर नहीं होती? नहीं उसमें थोड़ा थोड़ा फिर जो है वो नॉन प्लेनरिटी आने लगती है। ठीक 3 है। वाली प्लेनर होती है, 4 और 5 वाली नहीं होती है। हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, और डी साइक्लोहेक्सेन में हम कह देते हैं कि नहीं होती है और फिर उसके कन्फर्मर बना देते हैं। वो इसलिए क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर हमारे सिलेबस में है, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोब्यूटेन के नहीं है। ठीक, यस। नेक्स्ट 15 कोई पूछ रहा था, 15 पे आ जाइए। यस सर।
15 में क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। हाँ जी, ये आपको याद रखना है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है ये याद रखना है आपको। जो मैंने आपको वो पढ़ाया ना, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ ये कुछ एक एक्स्ट्रा जानकारी है जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इसमें जो भी करेक्ट है वो तीनों चीजें आप अपने उस FRSR वाली मैकेनिज्म में अगर एड ऑन करना चाहें तो कर लीजिए। सर पहला ऑप्शन तो समझ आ रहा है, बाकी 3 याद क्या कह रहे हो? बी ऑप्शन समझा दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है, if O2 is added initially the rate of reaction decreases then it increases। होता ही है कि जब आप O2 मिलाते हो सबसे पहले तो O2 जो है वो फ्री रेडिकल जनरेट करती है। कैसे? O2 का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड ब्रेक करके O फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल बन जाता है। तो ये फ्री रेडिकल जो बनते हैं उसके बाद में फिर ये फ्री रेडिकल का बनना और फ्री रेडिकल के बनने को इनिशिएट कर देता है। तो इनिशियली तो क्या होता है कि जो हमें एनर्जी हेलोजन को तोड़ने में देनी थी उसको O2 ले जाता है, लेकिन एक बार लेने के बाद जैसे जब ये फ्री रेडिकल बना देता है तो ये अपने फ्री रेडिकल बनने की वजह से दूसरे बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन बड़ी आसानी से करवा देता है। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ओवरऑल मतलब थ्योरेटिकल चीजें ही हैं। तो जो भी 3 इसमें सही है वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। सर डी गलत है, इनहेबिट नहीं आएगा वहां पे। क्या गलत है? सर डी ऑप्शन में इनहेबिट की जगह इनहिबिट की जगह वो आना चाहिए, इंक्रीज आना चाहिए। हाँ जी ठीक है, फ्री रेडिकल बनेगा ना, वो इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा उसको। नेक्स्ट सर 17th का डी पार्ट याद रखने वाले? यस सर, डी पार्ट 17। Yes, sir. An alkane cannot be chlorinated by following एक सेकंड, cannot be chlorinated by using which of the following reagent? सर बी हो जाएगा ना, उधर तो फ्री रेडिकल बनेगा ही नहीं। एक मिनट, क्या दिया हुआ है आंसर 17 का? B option. H प्लस और Cl माइनस। फिर उसका डी पार्ट पूछना था, डी पार्ट का क्या है? नहीं मतलब डी पार्ट में पूछना है और सी पार्ट फिर क्यों नहीं पूछना है? मतलब सी पार्ट कैसे हो गया तुम्हारा? सर क्योंकि सी पार्ट MS ऑन में देखा हुआ था 1-2 बार। नहीं तो फिर उस हिसाब से तो याद रखो, उसमें OCl बॉन्ड जो है वो आसानी से उसका होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। वही रीजन है, पोलर बॉन्ड HCl में जो पोलर है उसमें फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, वो H प्लस और Cl माइनस की तरह ब्रेक करेगा मेनली। तो इस वजह से वहां से आप हेलोजनेशन नहीं करवा पाओगे एल्केन का HCl से, बाकी सबसे करा सकते हो। ओके सर। नेक्स्ट सर 25। हाँ जी 20 तक नहीं है किसी को कोई भी डाउट? ठीक है नेक्स्ट 21। 30 तक बताइए, 30 तक कोई भी डाउट हो तो। 21 ठीक है। 21 देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, एक मिनट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फॉलोइंग एल्केन्स इज। इसमें ऐसा है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए आर्यन एक काम कर लेना तुम, NCERT 11th क्लास वाली। सर ये हो गया था, मैंने टिक नहीं मारा हूं। हो गया था? यस ठीक है। सर 24। सर 24। 24 फॉर द गिवन रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं, तो फिर से ये वाला और बता देते हैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है IIT में। 24 को क्रॉप कर दो आर्यन। हाँ जी, for the given reaction how many product will be obtained, so all isomers। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को पहले कार्बन कार्बन करके एक बार लिख दो। ऐसे ऐसे मत लिखो, उसकी तरह मत लिखो, हटाओ उसको, रफ करो। मैं जो बोलता जा रहा हूँ वैसे लिखते जाओ।
एक सेकंड, 1 2 3 4 5 5 कार्बन स्टेट चेन में जोड़ दो। हाँ जी, दूसरे नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दो, एक ऊपर एक नीचे। और दूसरी तरफ से जो सेकंड नंबर का कार्बन है उस पे एक मिथाइल। हाँ जी, सबसे पहले ऊपर वाले कंपाउंड को उसको देख के बता दो मैंने सेम कंपाउंड बनाया है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब कलर चूज करो आर्यन, डिफरेंट कोई भी। हाँ जी, तो ये जो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड पे जो 3 कार्बन है, सेकंड नंबर के कार्बन से जो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तीनों को इस कलर से एनसर्कल कर दो। हाँ जी, कलर चेंज कर दीजिए। सर आप हो यहाँ पे? अच्छा, मैंने बोला था, एक सेकंड माइक ऑफ था मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तीसरे नंबर का कार्बन है चेन में, उसको ग्रीन कर दो। कलर चेंज कर लो। हाँ जी, इसको कर दो। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है। फिर कलर चेंज कर लो। दोनों को सेम कलर से कर दो। हाँ जी, ये कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया क्या आपको, क्या किया हुआ है यहाँ पर? यस सर। आ गया सर। और एक कार्बन को क्यों छोड़ दिया है? हाइड्रोजन नहीं है उसके पास। हाइड्रोजन, उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आप सब्स्टिट्यूशन कैसे करवाओगे? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए आपके पास कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आने वाले हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने आएंगे? सर 4। 4। ये जो 4 कलर से जो जहाँ दिखाया हुआ है हमने, वहां से आप अगर H हटा के Cl Br लगाते हो तो 4 तो आपके पास में वहां से बन जाएंगे। चलिए, अब हम देखते हैं उनमें से क्या कोई आइसोमेरिज्म वगैरह कुछ शो करेगा क्या। हाँ जी, रेड वाले कार्बन से अगर हम हटाते हैं H और हेलोजन लगाते हैं, 1 मिनट वेट करना। हाँ जी, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए 4। अब हमें उनमें ऑप्टिकल वगैरह वो सब चीजें दिखती हैं। तो ये बताइए, अगर आप रेड वाले कार्बन से अगर H हटा के हेलोजन लगाते हो तो क्या कोई उसका आइसोमर बनेगा? नो सर। नो सर। हाँ जी, ग्रीन वाले के बारे में क्या कहना है? सर बनेगा। बनेगा सर। बनेगा सर। बनेगा ना, तो ग्रीन वाला जो है वो कायरल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पर्पल वाले पे। नो सर। नहीं बनेगा सर। पक्का? यस सर। यस सर। हाँ जी, एंड व्हाट अबाउट लाइट ब्लू? करेगा सर, पर्पल बनेगा ये। पर्पल कायरल हो जाएगा। लाइट ब्लू पे करने के बाद में क्या होगा? पर्पल वाला कायरल बन जाएगा। यस सर। ना, तो बताइए आपके पास जो 4 बनाए थे, उन 4 में से 2 जो हैं वो ऑप्टिकल शो कर रहे हैं क्या? यस। तो टोटल आंसर आपका 6 हो जाएगा क्या? यस सर। इस टाइप के मैंने 6-7 क्वेश्चन कॉपी में 11th क्लास में जिन जिन बैचेस में मैंने पढ़ाया है, मैंने करवाए हुए हैं। तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, और IIT पूछता भी है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, 30 तक बताइए। नेक्स्ट 25। सेम है भाई, उसी टाइप का आप कर लेना यार। नहीं सर, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला। तो आप एनेंटियोमर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। जैसे आप इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में टोटल कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास में? 6 बने हैं ना? हाँ जी सुनिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में टोटल 6 प्रोडक्ट बने थे ना 24 में। यस।
इन 6 में से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनको अलग अलग करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कितने आपके पास डिस्टिलेट्स बनेंगे, तो जो इनएंशियोमर्स होते हैं वो दोनों एक ही डिस्टिलेट में आएंगे क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है इनएंशियोमर्स। तो आप टोटल 4 ही अलग कर पाओगे, 6 को आप अलग नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। इस तक कोई भी डाउट? इस तक कोई भी डाउट? हाँ जी 40 तक बताइए, 40 तक कोई भी डाउट हो तो। सर 32 31 बता दो सर एक बार। पहले 31 देख लेते हैं। Which one is the correct? अरे यार ये एकदम सिंपल है, आपस में एक Cl दो फ्री रेडिकल हैं, बस बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड बन रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी निकलेगी, तो इसको कोई इनिशियल कुछ एनर्जी देने की तो आपको आवश्यकता है ही नहीं, कोई बॉन्ड तो हमें ब्रेक करना ही नहीं है, सब टूट टाट के सब मामला रेडी है, बस जुड़ना है उनको। तो बताइए सी वाली प्रोफाइल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यस सर। नेक्स्ट सर 39 32 33 Which of the following is correct statement regarding relative acidic character of cyclopropane and propane? ये तो मामला थोड़ा सा टफ रहेगा। एक मिनट, इनमें कैसे देखेंगे हम साइक्लोप्रोपेन में और प्रोपेन में? एक मिनट। एंगल स्ट्रेन है पहले से और लोन पेयर की वजह से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, उसको पुश कर रहा हूँ, हेल्प मिल जाएगी एंगल स्ट्रेन में, हेल्प मिल जाएगी। साइक्लोप्रोपेन ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, हैविंग मोर एसिडिक देन प्रोपेन। हाँ जी एक बार आंसर बताइए इसका। 32 का ए ऑप्शन है क्या? यस यस सर। Yes, sir. लॉजिक समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास में साइक्लोप्रोपेन में से अगर हम एक एच हटाते हैं, किसी भी कार्बन से आप एक एच हटाइए, अभी अच्छा खासा एंगल स्ट्रेन है। यस लोन पेयर जब आप एच हटा दोगे तो माइनस आएगा, माइनस का मतलब हो गया लोन पेयर। तो वो लोन पेयर जो है वो बताइए एंगल को कम करने का ट्राई करता है नहीं करता है जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है? तो ऐसे नहीं समझ में आएगा अभी आपको, रुको समझो। आपके पास साइक्लोप्रोपेन में एंगल रहना कितना चाहता है हिसाब से? 109 sp3 109। अभी है कितना? 60 60 तो बताइए एंगल स्ट्रेन आपके पास में लगभग 50 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है नहीं है? यस सर। अभी साइक्लोप्रोपेन में अभी इतना एंगल स्ट्रेन है। अच्छा अब बना दीजिए आप इसका कॉन्जुगेट बेस साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोप्रोपेन का कॉन्जुगेट बेस हो गया किस टाइप का? NH3 टाइप का, CH3 माइनस टाइप का। तो CH3 माइनस में AB3L टाइप की एक स्ट्रक्चर जो आपके पास में ये है, इसमें एंगल स्ट्रेन आपका मतलब सॉरी एंगल जो है वो 109 रहना चाहेगा, 109 से कम रहना चाहेगा? कम होएगा। कम रहना चाहेगा, जैसे अमोनिया में 107 हो जाया करता था। और है कितना? है तो वो अभी भी 60 का 60 ही। तो H हटने से पहले था वो था 109 माइनस 60 और अब जो एंगल स्ट्रेन है वो है 107 माइनस 60। बताइए एंगल स्ट्रेन पहले से कम हो गया क्या H हटने से? यस सर कम हो गया। तो थोड़ा फायदा हुआ ना यहाँ पर हमें एंगल स्ट्रेन को कंट्रोल करने में। तो इसलिए आपके पास में जो कॉन्जुगेट बेस है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हो गया। इसका मतलब जो H है वो ज्यादा वो निकल जाएगा कंपैरेटिवली। बाकी इतना कोई अच्छा एसिडिक एच नहीं होता वो, बट कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू प्रोपेन ज्यादा एसिड। ये इस टाइप के देखो कई क्वेश्चन है। ये 33 में देखो दोबारा फिर से वही उस टाइप का क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने पढ़ा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रहने दो छोड़ दो। सर 33 में 9 बन रहे थे। सर मेरे भी प्रोडक्ट्स काफी बन रहे थे सर इसमें। बन रहे थे? यस सर 6 से तो ज्यादा थे कम से कम। अच्छा बना के दिखाएं? चलो फिर बना के दिखाते हैं। इसको रफ करो, ये जो तुमने कर रखा है काम इसको रफ करो, इसी में बता देते हैं। सर वो एक ऑलरेडी कायरल को भी इन्होंने ले लिया होगा। ये सर एक ऑलरेडी कायरल यस सर एक ऑलरेडी है तो उसको नहीं समझाते हैं, रफ कर दो उसको। चलो हाँ मेरे को क्वेश्चन तो दिखाओ यार। यस ठीक है।
अरे तो तुमने जो लिख रखा तुम सीधे उसी को ही रफ कर देते ना, तुम्हें इतनी मेहनत कर रहे हो तुम, अपना वाला नहीं रफ करना, मतलब है पत्थर की लकीर हो गई है वो। चलिए भाई ये ड्रॉ कर दीजिए, PHC CH3 CH2 CH3 ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब कलर ले लो अलग अलग। पीएच में तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ जी, पीएच के बगल वाले कार्बन जो है CH वाला उसको कर दो। हाँ 4 कलर से चारों को कर दो डिफरेंट डिफरेंट से। हाँ जी, स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए कितने बन गए? 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए हमारे पास में 4। अब हम देखेंगे हम स्टीरियो। सबसे पहले एक तो तुमने कलर भी तो एक जैसे ले लिए, पिंक रेड, चलो ठीक है समझ में आ रहा था। पिंक वाले कार्बन पे आइए। हाँ जी, क्या विचार है आपका पिंक वाले के बारे में? हो जाएगा सर, कायरल हो गया। तो जो पिंक वाला है उसके करस्पॉन्डिंग हो गए हैं 2। रेड वाले के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं होगा सर। नहीं होगा कायरल। नो शो। नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। ऑरेंज वाले के बारे में क्या कहना है? हो जाएगा। यस हो जाएगा उसके सर। बगल वाला हो जाएगा। हो जाएगा। और येलो वाला नहीं होगा। नहीं होगा। तो आपके पास में 4 में से 2 जो हैं वो स्टीरियो आइसोमर मतलब शो कर रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट तो आपके पास में 6 हो जाएंगे, लेकिन जहां बात फ्रैक्शंस की आएगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद केवल कितने बना पाओगे? 4, क्योंकि जो एनेंटियोमर्स होते हैं वो दोनों तो एक में ही चले जाएंगे, उनका अलग फ्रैक्शन नहीं कर पाओगे। सर ये अगर हम जैसे रेड वाला है तो उसमें पिंक वाला एक और बार नहीं काउंट करेंगे उसमें? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो रिएक्टेंट लिया है ना, उस रिएक्टेंट में ऑलरेडी उस कार्बन का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। जब तक उस कार्बन पे फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे करोगे? वो अगर R है तो वो थ्रू आउट R रहेगा ना उसमें। जब आप चेंज सिर्फ रेड में कर रहे हो तो पिंक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कैसे अच्छा करोगे? आ गया सर, समझ में आ गया, उसका उसपे कोई पार्ट फ्री ही नहीं है रेडिकल रिएक्शन बनेगा में ही नहीं। कुछ। यस सर। हाँ जी, कोई रूल ही नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट। सर आंसर ए गिवन है। क्या गिवन है? ए? यस सर। ए क्या था? सर वो डायस्टीरियोमर्स। एक मिनट कुछ गलती कर दी क्या मैंने? रुको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो पिंक वाला कार्बन। हाँ सुनिए क्या है इसमें। आपके पास जो पिंक वाले कार्बन पे आपने स्टार लगाया है ना, वो तो है वास्तव में एनेंटियोमर्स, लेकिन जो ऑरेंज वाले कार्बन पे आपने स्टार लगाया है वो क्या होगा? उसमें पिंक वाले कार्बन जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में वो तो होगा फिक्स, अगर R है तो वो R ही रहेगा। ऑरेंज वाले के दोनों बनेंगे, मतलब R और RS, तो ये एनेंटियोमर थोड़ी ना हुए। डायस्टेरियोमर। सही है, इसमें 5 ही आएगा, एनेंटियोमर नहीं है वो, डायस्टेरियोमर है। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट। सर 34 में 39। Which of the following cycles has lowest heat of combustion per CH2 group per mole? ये क्वेश्चन इजी होते हैं एक्चुअली। कैसे इसको करोगे आप हीट ऑफ कंबशन को? देखिए हीट ऑफ कंबशन अगर नंबर ऑफ कार्बन से देखें तो ऑब्वियसली जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, लेकिन उसने एक लाइन लगा दी CH2 ग्रुप पर मोल, है ना? तो अब उसमें ऐसा है, एक एनर्जी प्रोफाइल से मैं समझाता हूँ। स्पेस क्रिएट करो,
और यहाँ पर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो आप। इसमें आर्यन वाई एक्सिस पे लिख दो एनर्जी, एक्स एक्सिस कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही है केवल। अब आपको दो लाइन बनानी है, एक एक्स एक्सिस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दो। हाँ जी ठीक है, एक थोड़ा सा गैप के साथ बना दो, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके साथ तो लिख दो एल्केन। और ये बताओ कोई भी एल्केन का जब हम कंबशन करते हैं तो एनर्जी निकलती है या नहीं निकलती? यस सर। तो एल्केन के कंबशन का जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी उससे कम होगी क्योंकि एनर्जी निकल चुकी है। एल्केन के कंबशन का प्रोडक्ट क्या होता है? CO2। CO2। ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पे लिख दो CO2, ठीक है। अब आप दो एल्केन ले लीजिए, एक तो जो एल्केन यहाँ लिखा है, जो लाइन लिखी है उसके आगे तो लिख दो एल्केन 1 जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाँ ये तो एल्केन 1 ले लो। और एक इसी के अगल बगल में ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, एक और लाइन बना दो, उस पर लिख दो एल्केन 2। अब दोनों के कंबशन से बननी CO2 है, मतलब फाइनल जहां है, फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो तो दोनों का सेम है, फाइनल डेस्टिनेशन। देखिए मूवी शिवम गुप्ता। हाँ शिवम, यस सर। फाइनल डेस्टिनेशन मूवी नहीं देखी तुमने? नहीं सर। अच्छा शरीफ बच्चा है ये। हाँ जी देखिए, फाइनल डेस्टिनेशन जो है दोनों एल्केन्स का वो है CO2, लेकिन इनिशियली वो अलग अलग एनर्जी है दोनों एल्केन्स की। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि जिस एल्केन की एनर्जी कम है, मतलब बेसिकली जो एल्केन ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन का क्या मतलब होता है? जब एल्केन को आप कंबशन करोगे, जब वो CO2 में कन्वर्ट होगी तो जो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज। तो जो एल्केन ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा, बताइए होगा या नहीं होगा? यस सर। स्टेबिलिटी से आपने हीट ऑफ कंबशन को कोरिलेट कर लिया, क्या कोरिलेट किया? लिखो डेल्टा एच कंबशन, लिखिए आर्यन, डेल्टा एच कंबशन इज इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन। क्या होगा? इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन। अच्छा अभी बताइए, एल्केन की जो स्टेबिलिटी है उसमें एंगल स्ट्रेन का कुछ रोल होगा क्या? अगर एंगल स्ट्रेन है, ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होएगी। कम हो जाएगी। कम होएगी। तो एंगल स्ट्रेन के साथ कैसे कोरिलेट करोगे इसी चीज को ही? डायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंगल स्ट्रेन, एक चीज पता चल गई, जिसका एंगल स्ट्रेन ज्यादा है उसका डेल्टा एच कंबशन ज्यादा आने वाला है। यस सर। आ जाओ क्वेश्चन पे। हाईएस्ट सॉरी लोएस्ट पूछा है, हीट ऑफ कंबशन लोएस्ट पूछा है हमसे। किसमें होगा लोएस्ट? जिसमें एंगल स्ट्रेन लोएस्ट होगा। किसमें होता है एंगल स्ट्रेन लोएस्ट? 6 मेंबर। बताइए बताइए, पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई या नहीं आई रितेश? यस सर। हो गया था क्वेश्चन तुमसे पहले? सर मैंने वर्ड पर लेकर आया सर। अच्छा, ये जिन लोगों ने किया भी हो ना उन लोगों ने भी इतना सोच समझ के नहीं किया होगा, तो मतलब एक्सप्लेनेशन जरूरी थी इस क्वेश्चन की। अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 40 तक बताइए, कोई भी डाउट हो तो। सर हाँ एक जी बार 34 से पूरा ऑर्डर बता दो, क्या रहता है कंबशन का, मतलब नंबर ऑफ कार्बन और सब पे डोमिनेटिंग नंबर ऑफ कार्बन कभी आ जाए तो उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा ही चलेगा, अदरवाइज एंगल स्ट्रेन से देखा जाता है। मतलब वही डोमिनेट कौन सा करता है, स्टेबिलिटी और उसमें बाकी ब्रांचिंग का भी होता है शायद से फैक्टर, तो वो सारा एक बार बता सकते हो आप अभी? कभी होता है ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ हीट ऑफ कंबशन कम होने लग जाता है। ओके। ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ हीट ऑफ कंबशन कम होने लग जाता है। सर हमें ना पिछले साल नोट्स में लिखवाया था कि अगर मतलब पहले नंबर ऑफ कार्बन देखने, अगर वो क्लैश कर रहे हैं तो उसके बाद स्टेबिलिटी पे जाना है। बिल्कुल यस सर। आपके पास नंबर ऑफ कार्बन के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं,
मैं क्यों गया हूँ उस पे स्टेबिलिटी पे, क्योंकि यहाँ पर मोल लिख दिया था। अगर उसने पर मोल नहीं लिखा होता तो मेरा ये इतना कंसर्न रहता ही नहीं, मैं डायरेक्टली साइक्लोप्रोपेन कर देता। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट 40 तक किसी को कोई भी डाउट? सर 37 था। 37. The relative reactivity of 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogens in chlorination reaction has been found to be. अच्छा यार, ये सब क्वेश्चन नहीं बताएंगे यार। ये मतलब मुझे ऐसा याद है कि जिस बैच में मैंने पढ़ाया है उसमें तो एग्जैक्टली सेम ये क्वेश्चन विद परसेंटेज सब कुछ कैलकुलेट करवा के करवाया हुआ है। यस सर। ये आप पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? ये बताओ, इसमें जो ए प्रोडक्ट बन रहा है उस ए प्रोडक्ट के बनने के लिए कितने एच रिस्पॉन्सिबल? इसका डाउट था, ये नोटियल का डाउट था शायद तक। नोटियल, जो ए प्रोडक्ट बन रहा है उसके बनने के लिए कितने एच रिस्पॉन्सिबल हैं? कितना घुमा घुमा के दिखा दो आर्यन, जिनको नहीं दिखेगा उनको नहीं दिखेगा। हाँ भाई नोटियल बोलो। ऐसे नहीं मजा आता क्वेश्चन बताने में। सर पूछा डाउट है मेरा था सर, ये मैंने पूछा था, मेरे साथ भी था, बट मेरा था ये डाउट। अच्छा, कौन सानिध्य? हाँ यस। अच्छा सानिध्य, ये बताओ कि जो पहला ऑप्शन जो ए वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बनने के लिए कितने एच रिस्पॉन्सिबल है? तो वो तो 3 आ गया। तीन है। और उनकी रिएक्टिविटी कितनी है तीनों बताइए? 1 डिग्री है नहीं है? यस सर। तो 1 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी 1 की 1 होती है, तो 3 की मिला के टोटल रिएक्टिविटी हम 3 कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या? 1 यस मिनट सर, कैसे? हाँ जी, तो फर्स्ट प्रोडक्ट के बनने के लिए जो टोटल रिएक्टिविटी आ रही है वो आ रही है 3 हाइड्रोजन की, जो तीनों की 111 है। तो नेट उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो 3 का आ गया। अच्छा, अब आपके पास में जो बी प्रोडक्ट बना है, बी प्रोडक्ट के बनने के लिए 2 एच रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों 2 डिग्री हैं। उनकी नेट रिएक्टिविटी कितनी आ गई? 3.2 इंटू 2 7.6। फिर जो आपका थर्ड प्रोडक्ट है उसके बनने के लिए केवल 1 एच रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो अकेला ही 5 के बराबर है, तो 5 इंटू 1 5 हो गया। और जो आपके पास में डी प्रोडक्ट है उसके बनने के लिए कितने एच रिस्पॉन्सिबल हैं? 6 एच रिस्पॉन्सिबल हैं। उसने पूरा येलो करके अच्छे से समझाया हुआ है वैसे तो, 6 इंटू 1। तो टोटल आपके पास में जो रिएक्टिविटी मतलब जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो इसी हिसाब से आ जाएंगे, जितना जितना उनका रिएक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन आ गया है, 3:7.6:5:6। लेकिन इसमें ऑप्शन आपने गलत टिक कर दिया इतनी मेहनत करने के बाद भी। आ रहे हैं, ये काम पेपर में कराओगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ जी, जिसका भी डाउट था ये क्लियर हो गया। 37। यस सर। नेक्स्ट 40 तक और कोई डाउट? 39। चलिए 39 में क्या कह रहा है? HBr, बहुत बढ़िया। आपके पास में ये जो साइकिल प्रोपेन रिंग है ये तुरंत टूटने के लिए बैठी हुई है। जब तक नहीं था कोई तब तक अब वो एंगल स्ट्रेन सहन कर रही है, लेकिन अगर कोई इसके साथ रिएक्शन करने आएगा फटाफट आपके पास में रिंग ओपन हो जाएगी। रिंग ओपन होगी तो कहीं प्लस आएगा कहीं माइनस आएगा। जहां प्लस आएगा वहां Br लगा देना, जहां माइनस आएगा वहां H+ लगा देना। बताइए क्या बनेगा? एकदम सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है। बताओ आया समझ में? नहीं आया? यस सर, आ गया। नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन नंबर 40 जो है नंदिनी, इस रिएक्शन का नाम क्या होता था? नंदिनी, क्वेश्चन नंबर 40 में जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम क्या हुआ करता था? एनसीईआरटी में है ये, एल्केन वाले चैप्टर में। इसको बोलते थे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। आ रहा है याद? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन।
तो फिर प्रोडक्ट भी पता चल जाएगा डायरेक्टली आपको। क्या बनेगा इसमें? डी ऑप्शन। बेंजीन। यस सर, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 50 तक बताइए, 50 तक कोई भी डाउट हो तो। तो 44 44 और 44 46 भी। यस सर, 44 डाउट है। 43 भी। 43 भी डाउट है। एक मिनट पहले 43 देख लेते हैं। 43 में Na है और ETOH है। अच्छा एक मिनट, अगर Na होता और ईथर होता, ईथर, तो हम क्या करते? तो हम बना देते साइक्लोप्रोपेन, मतलब कि C ऑप्शन। लेकिन ईथर की जगह अगर इसने अल्कोहल लिया है माइनस के साथ H और H, माइनस के साथ H, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, माइनस, क्या आंसर दिया हुआ है 43 का? सी ऑप्शन है, साइक्लो। 43 का C है। सर मेरे हिसाब से सिंपल वुड्स रिएक्शन नहीं है। सी होएगा। तो यहाँ नहीं पे सर मेरे को लग मैंने रहा भी साइक्लोप्रोपेन। ड्राई सुनो फिर ईथर ऐसा, लेना होता है ETOH की जगह। सुनो उस ETOH की जगह ETO ET कर लो। वुड्स रिएक्शन में शिवम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, वो ध्यान ही नहीं दिया सर। मैं तो एन देखा और वो देखा, बियर वही तो दूध। ETO ET कर लो। अब ठीक है। नेक्स्ट 50 तक और कोई डाउट? सर ये ETOH में 44 क्या बनता सर ये? सर 44 डाउट है। ETOH में ऐसे है ना, कोई डायरेक्टली बन नहीं रहा था उसमें। मेरे पास तो सिंपल प्रोपेन बन रहा था। जो आपके पास में माइनस आएगा ना Br के हटने के बाद में, वहां पर फिर वो माइनस जो है वो H ले लेगा और प्रोपेन बन जाएगा, सिंपल N प्रोपेन। जुड़ने वाला काम नहीं हो पाएगा, फ्री रेडिकल वाला काम। चलिए नेक्स्ट, अगला कौन सा पूछ रहे हो? 44 46 44 भी है। पहले 44 देख लीजिए। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए कभी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछे ना, उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। वो आपसे होमोलिटिक फिजन के करस्पॉन्डिंग पूछ रहे हैं, तो आप होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल बना दीजिए और जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। इतना सिंपल होता है। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल आपका R वाला होगा या नहीं होगा? यस सर, रेजोनेंस रेजोनेंस में। है और किसी में रेजोनेंस का चक्कर ही नहीं है। तो अगर R वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है तो बताइए उसको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। R सबसे कम कौन से ऑप्शन में है? CND। CND में। अच्छा अब इधर देखिए, जो आपके पास में S वाला है, S में से अगर H हटाया तो बेंजीन पे फ्री रेडिकल आएगा। यस सर। और बेंजीन पे फ्री रेडिकल का मतलब हो गया आपके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन। यस सर, वो हो नहीं सकती। वो रिंग में हो नहीं सकता 180। वो सबसे डिफिकल्ट काम हो गया नहीं हो गया? यस सर। हो गया। डन हो गया, यस समझ में आ सर। गया? सर क्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए पी से? यार उतना मेरे पास एक्स्ट्रा दिमाग है ही नहीं, मतलब मैं क्यों उसको सोचूं। पहली बात तो मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। बट अब ठीक है, अब आपने पी और क्यू को, मतलब पहले तो एक चीज ये है कि इस तरीके से सोच लेना था, आंसर आ जाता। बट अगर अब आप पी और क्यू स्पेशली अगर पूछ रहे हो तो फिर वो मैं देख लेता हूँ। पी में बनेगा मिथाइल फ्री रेडिकल और क्यू में बनेगा इथाइल फ्री रेडिकल। ऑब्वियसली इथाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो उसका बॉन्ड तोड़ना तो आसान होगा ना फिर हमारे लिए। क्या बात कर दी तुमने? क्यों ज्यादा होगा वो, कम होगा? अच्छा नहीं ठीक है सर, सॉरी सर। वो यस सर। अरे भाई शब्दों को जो है पहले सोच समझ के फिर आने दिया करो, मतलब है ना, फिर बाद में सॉरी सॉरी बोलना पड़े। कहां तक माफ करूंगा तुम लोगों को मैं? चलिए 50। 46 सर 46 ये तो ग्रिग्नार्ड का नोट है। Yes, sir. क्या करें ये लोग 2 बार रिवीजन करके बैठे हैं, क्या बताया जाए इनको।
सर उसका ये नाम नाम लिखवाया हुआ है जी, लिखवाया हुआ है। नाम लिखा हुआ सर अब ये ज़ेरे विटनेस की स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, बट नाम लिखवाया हुआ है। W की जगह हो सकता है मैंने V लिखवाया हो सकता है T के बाद I ना लिखवाया हो, लेकिन मैंने नाम लिखवाया हुआ है। सॉरी। नेक्स्ट 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 48 यस 48 में ये कुछ इंडिकेशन दे रहा है फ्री रेडिकल बनने का, फ्री रेडिकल बनने के बाद हेलोजनेशन करवाने का, तो फिर बना दो हेलोजनेशन। ए प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। क्या दे रखा आंसर? ए आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। सर यस सर आ गया समझ में? ओके सर समझ फ्री गया। रेडिकल हेलोजनेशन है ये। फ्री रेडिकल जो हम H2 Cl2 H न्यू लिखते थे ना, Cl2 H न्यू लिख के जो काम करवाते थे वही काम करवा। ओके सर। सर वैसे ये यहाँ पे पेरोक्साइड है सर, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हीटिंग करने के कारण? वो HBr के एडिशन पे पड़ता है और नहीं पड़ता उसमें कोई ओके एक्स्ट्रा। सर। नेक्स्ट 50 तक कोई डाउट? 60 तक बताएंगे। 60 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो? सर मुझे 51 में 51 सर 51 51 देखिए 51 के लिए तो देखो ऐसा है, मुझे पहले थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। एक मिनट, इसका पहले आप मुझे आंसर कंफर्म करो। इसका आंसर ये दे रखा है क्या? H दोनों सेम साइड लग करके C ऑप्शन। यस सर हाँ जी सर यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा है एक एल्कीन है और उसके साथ में ये जो NH2 हाइड्रोजन जब लेते हैं तो उस NH2 से दो H दोनों सेम साइड से आकर के एल्कीन पे जुड़ जाते हैं। तो जैसे आप H2/PT करके जो काम करते थे ना, H2/PT जो काम करता था, यहाँ वैसे देखो मैकेनिज्म लिखी भी है। H2/PT जो काम करता है एग्जैक्टली वही काम आपका ये करेगा। दोनों H सेम साइड से जाते हैं और फाइनली N2 बनके आपकी अलग होती है। तो पूरा मैकेनिज्म बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। आप देखना चाहें और नोट करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। ये कहाँ नोट करो, रुको उसको अच्छे तरीके से नोट करते हैं। आपने जहाँ एल्कीन में एल्कीन का हाइड्रोजनेशन लिख रखा है, जहाँ आपने H2/PT वो सब रिएक्शन लिखी हुई है, वहां लिखो आप इस रिएक्शन। पूरी मैकेनिज्म के साथ ही लिख लो, ये जो RNA लिखा हुआ है पूरा इस तरीके से लिख लो, सही है मैकेनिज्म। लिख लो तो बता देना। डन? चलिए नेक्स्ट, अगला बताइए। 60 तक किसी को कोई भी डाउट? 57 H2 के 1 मोल का एडिशन हो रहा है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको MS चौहान में और हिमांशु पांडे में डिफरेंस भी मिले। तो इस पे जो एक्चुअली जो चीज है मैं वो आपको बता देता हूँ। आपके पास में कभी 2 एल्कीन है और उस पे एडिशन के लिए केवल 1 मोल सब्सटेंस है, तो आप कौन सी एल्कीन पे रिएक्शन करवाते हो? द एल्कीन विच इज स्टेबल होगी क्योंकि वो एक्टिवेशन लेस स्टेबल ना, विच इज मोर स्टेबल। क्या बात कर दी आपने? जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है वो EAR के लिए ज्यादा रिएक्टिव भी होती है। Yes, इतना sir. इंपॉर्टेंट हुआ है आपको। द एल्कीन विच इज मोर स्टेबल thermodynamically is simultaneously more reactive towards EAR. मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ।
दो एल्कीन लिखिए आर्यन, एक इथीन लिख दो सिंपल, हाँ जी, और एक आप प्रोपीन लिखिए। हाँ जी, जो हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इन दोनों में से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी और क्यों ज्यादा होगी? फर्स्ट की या सेकंड की? सेकंड की, व्हाई? क्योंकि मतलब CH3 लगा हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है लिख दीजिए आर्यन। स्टेबिलिटी कौन सी स्टेबिलिटी बोलते हैं इसको हम? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मतलब हीट कंटेंट की अगर हम बात करें तो हीट कंटेंट 1 में ज्यादा होगा, सेकंड का कम होगा। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सेकंड की ज्यादा है फर्स्ट से। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। तो ये बताइए जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाओगे तो फर्स्ट वाले में इंटरमीडिएट कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? लिख दो ऊपर आर्यन। फर्स्ट वाले में जब आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई, H+ आके जोड़ा तो कार्बोकेटाइन कौन सा बना? इथाइल कार्बोकेटाइन बन गया क्या? यस सर। और अब प्रोपीन पे करवाओ, क्या बनेगा? 2 डिग्री। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकंड। जो ज्यादा स्टेबल जिसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, बताइए वो रिएक्शन फास्ट होगी या नहीं होगी? यस होए। एल्कीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट चलता है जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जनरली कंपाउंड्स में जो ज्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है, लेकिन एल्कीन्स में ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ एल्कीन्स, द एल्कीन which is more thermodynamical, which is more stable thermodynamically is simultaneously more reactive towards electrophilic addition reaction. आ रही बात समझ में? यस सर। But for addition of H2, ये जो पूरी कहानी जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, ये सिंपल हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से निकाली जाती है। तो H2 के एडिशन के लिए ये चीज होल्ड नहीं करती जो मैंने EAR के लिए बताई। EAR के लिए कौन सी ज्यादा रिएक्टिव होगी? जो ज्यादा स्टेबल होगी। लेकिन H2 के एडिशन के लिए कौन? क्योंकि H2 का एडिशन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है। आप सोच के बताइए, H2 में कोई H+ आके जुड़ता है क्या? कोई कार्बोकेटाइन बनता है क्या H2 के नो एडिशन सर, में? मेटल सरफेस पे नो सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 चीज मैं आपको एक साथ बता रहा हूं कि जो आपके पास में एल्कीन ज्यादा स्टेबल है वो साइमल्टेनियसली ज्यादा रिएक्टिव भी होगी EAR के लिए, बट H2 के एडिशन के लिए वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगी, वो कम रिएक्टिव होगी जो ज्यादा स्टेबल होगी। तो अब ये बताइए, ये जो 2 एल्कीन आपके पास यहाँ लिखी हुई है इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी है और कम स्टेबल कौन सी है? एक ही तरीका होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर चेक करना। करो और बताओ। रिंग के अंदर वाली ज्यादा स्टेबल। अगर रिंग के अंदर ज्यादा स्टेबल है तो H2 के साथ एडिशन के लिए वो कम रिएक्टिव हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ जी सर। यस। तो बताइए ऑप्शन आपका बी आएगा या नहीं आएगा? यस सर। हाँ जी, आंसर इसका बी ही होगा। अब एक बार आप चेक कर लो, हो सकता है हिमांशु पांडे में थोड़ा डिफर करे। बी है सर आंसर। जो मैं कह रहा हूँ वही दिया हुआ है। यस सर। यस सर, यही है। 1-2 क्वेश्चन में इसने गड़बड़ भी की हुई है, यहाँ हो सकता है सही लिखा हो। बी ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज लेकिन आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी, जो भी मैंने बताया है इसमें। सर ये सिर्फ EAR के लिए है? हाँ जी, एल्कीन की रिएक्शन ही EAR होती है ना। हाँ सही। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने, मुझे लग रहा था कि कंप्लीट हो जाएगा, बट इसके लिए एक लेक्चर और लगाना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। सर इसे 56 में कैसे देखेंगे फिर? ये तो तुम बताओ ना कैसे देखेंगे। 56 में कैसे देखेंगे बताओ। सर ये जो 57 है ना, इसकी सोल्यूशन बुक में बहुत अजीब सा आंसर दिया हुआ है। अरे जो मैंने बताया वो समझ में आया आपको? यस सर। बस वो समझो ना, उसका छोड़ो ना, उसने क्या दिया। हाँ जी, ये 56 कौन पूछा था? 56 वाला तो मैंने पूछा। हाँ बताइए, 56 में फिर कैसे देखेंगे?
किसी भी एक पे करवा दो ना, उसमें सोचना क्या है, जब दोनों ही एक जैसे हैं और एक ही मोल है तो किसी भी एक पे करवा दो। आंसर बी के आंसर बना। बी दे रखा है पर उससे ना वो 1-4 टाइप नहीं होगा जो माइकल जैसा नहीं था पर अलग। हाँ यस सर, इसमें भी Yes, sir. लेकिन वो माइकल और वो सब जो है वो तब होता है जब फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकेटाइन बन के हो। H2 सीधे सीधे जुड़ता है, H2 में वो चॉइस ही नहीं देगा कि वो फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकेटाइन आकर के माइग्रेट कर सके, मतलब रेजोनेंस कर सके। मैकेनिज्म वो है ही नहीं इसकी जिसमें आप फ्री रेडिकल को घुमा सको या कार्बोकेटाइन को घुमा सको। अगर कोई फ्री रेडिकल होता या कार्बोकेटाइन होता तब आप लेके जा सकते थे 4 पोजीशन पे, इस केस में नहीं। गलत है, उसमें सही कर लो, ए ऑप्शन आएगा। ओके। नेक्स्ट। हाँ जी, 60 तक किसी को कोई भी डाउट? सिक्सटी तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, लास्ट 70 तक और बता दीजिए, अभी बस 70 तक ही डिस्कस करेंगे। 70 तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। सर 61 में वो पिनाकोल हो सकता है? 61 बोला क्या आपने? यस सर। ओके, 61 में वो पिनाकोल हो सकता है, वो पिनाकोल ही है, मतलब कंफ्यूजन ही क्यों हुआ, पिनाकोल ही लिखा हुआ। इसमें डी होना चाहिए ना फिर? हाँ जी बिल्कुल डी होना चाहिए। इसका ए दिया हुआ है। एक मिनट। सब पिनाकोल के लिए डाइल्यूट चाहिए होता है ना, डाइल्यूट एसिड चाहिए होता है ना, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड है। एक मिनट, प्लस OH। ठीक है, फिर वही एक डिफरेंस समझ में आ रहा है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेटेड अगर है तो फिर आपके पास में OH और H बगल वाले कार्बन सेट के एल्कीन बन जाएगी, और अगर डाइल्यूट होता तो फिर पिनाकोल करके हम डी ऑप्शन करते हैं। और तो कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, वही शायद एक रीजन हो सकता है। ठीक है, यस सर। हाँ जी, 70 तक और कोई डाउट किसी को? सर 70। 67 देख लेते हैं। QH और इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो वो करवाना चाह रहा है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बे यस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में ये तो करवाया वो क्वेश्चन है वैसे आपको। ये जहां जिस कार्बन से COH जुड़ा हुआ है ना, उस पे फ्री रेडिकल आता है, तो बताइए दो फ्री रेडिकल एकदम एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? यस सर। 5 बॉन्ड बन गया, बन जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन। अच्छा, अब इसमें आप सवाल ये पूछ सकते हो कि सर क्या इसमें सिस वाली नहीं बन रही होगी? बिल्कुल बन रही होगी, बट वो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्यों सोचें? और वैसे भी ज्यादा तो ट्रांस वाली ही बनेगी क्योंकि मतलब ज्यादा स्टेबल है। और बताइए सर 70 और देख लेते हैं। 70 में आपके पास में अगर यहाँ पर अभी अभी जो चीज बताई मैंने आपको, फ्री रेडिकल अगर आता है तो उनके पास जुड़ने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो जुड़ेंगे तो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड अगर आएगा रिंग में तो sp हो जाएगा, और रिंग में sp नहीं हो सकता, क्योंकि sp का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। हाँ जी, बजाय आपस में पाई बॉन्ड बनाने के वो क्या करेगा, दूसरी वाली रिंग के साथ जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर आगे। ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं। अभी आज हम लोगों ने 50 + 70 मतलब 120 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 120 या उससे ज्यादा शायद अभी बचे हुए हैं ना। कितने हैं इसमें लेवल 2 में? सर 225 है टोटल। 225 है सर। हाँ ठीक है, तो मतलब भाई 150 के आसपास अभी बचे हुए हैं। सर इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे? यस सर। यस सर, काफी सर एक ही उसके ऊपर ही 5-6।
तो इसीलिए तो फिर मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं करवाता हूँ मार्टी पांडे, मतलब इसीलिए बच्चों को इजी भी लगती है वो, मतलब हो जाते हैं क्वेश्चन भी टाइप ऑलमोस्ट सेम है। और कोई बात नहीं है, वो तो वैरायटी जो थी वो तो MS1 में कर ही लिया हमने। अब जो यहाँ नया जो भी कुछ मिल रहा है उतना एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रिमेनिंग 150 क्वेश्चंस। अच्छा अब एक काम होती है, कल अपनी क्लास है या कल नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। ठीक है, तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें तो चलो मैं रिमेनिंग जो डिस्कशन इसका बचा हुआ है वही करूंगा, लेकिन अब आपको थोड़ा सा टाइम और निकालना पड़ेगा। एक और एक्स्ट्रा काम मैं दे रहा हूँ आपको। जो हमारी इनऑर्गेनिक चल रही थी, पी ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो पी ब्लॉक के बाद में इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक ऑर्गेनिक का चैप्टर करते हैं बीच में, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में क्या है, मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा, एक बार आप वो नोट्स देख लेना जो मैं भेजूंगा आपको। उसके बाद में एनसीईआरटी से पढ़ना है पूरा चैप्टर। ये आपको ऑर्गेनिक वाली मतलब सेकंड बुक में मिलेगा, पॉलीमर वाला चैप्टर, वहां से पढ़ना है। और आप ये मान लीजिए पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये सब ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं तो वैसे काफी इजी, और इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, और इसमें ज्यादा समझने वाला सिस्टम नहीं है, वो बस एनसीईआरटी वाला चीज भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा होल्ड कर देंगे हम, आप लेकिन कब होल्ड करना है वो भी सुन लो। अगर जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं किया है नोबल गैस, पहले वो कर लेना। अभी काफी लोगों ने नहीं किया होगा क्योंकि मैंने कल ही परसों ही दिया था वो काम। पहले नोबल गैस वाला जो एक ग्रुप आपका बचा है 18th ग्रुप, वो पहले कंप्लीट करना है। उसमें जिनॉन के ऑक्साइड फ्लोराइड वगैरह जो हैं, कैसे हाइड्रोलिसिस से क्या क्या बनता है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। वो करने के बाद में आपको पॉलीमर स्टार्ट करना है। तो मैं आपको कल या परसों में पॉलीमर के नोट्स सेंड कर दूंगा। मेरे जो नोट्स हैं वो कंप्लीट नोट्स नहीं है, वो जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम पे मैंने जो थोड़े बहुत बनाए थे वो नोट्स हैं मेरे पास में। उससे क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा एक बार एनसीईआरटी पढ़ने से पहले कि क्या आप उस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। वहां से पढ़ने के बाद में, उन 3-4 पेजेस को पढ़ने के बाद में, फिर आप एनसीईआरटी में एकदम शुरुआत से ही पढ़ना है आपको सब कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में हम पॉलीमर वाला चैप्टर भी करेंगे साथ में, ये चीज आप दिमाग में बैठा लेना। उसमें कोई फिर इफ एंड बट नहीं चाहिए, ठीक है सर। उसके वो नोट्स वो इनऑर्गेनिक की तरह ही बनाने हैं खुद? हाँ जी बिल्कुल। ये जो पॉलीमर वाला चैप्टर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स, अब हालांकि बायोमोलिक्यूल्स में मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा उसको। आधा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसमें कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, और आधा चैप्टर आपके भरोसे छोड़ा जाएगा। लेकिन पॉलीमर वाला आपको ही पढ़ना होगा, तो पहले पॉलीमर कर लीजिए आप इस वीक में। नेक्स्ट वीक में फिर मैं बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर एंड करते हैं इसको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 3-4 दिन का जो आपके पास में एक तरीके से क्लासेस से जो ब्रेक आ रहा है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, ठीक है।